स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी स्कूल पे। दोस्तों, अभी जो हम लोगों का सीरीज स्टार्ट है, उस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं रेडिएशन फिजिक्स। और उस रेडिएशन फिजिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं बेसिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का जो बुक आता है, उस बुक को हम लोग एक एक करके देख रहे हैं, एक एक चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो उसी में आज उसका दूसरा चैप्टर है, और जिस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी को लेकर के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये पहला वीडियो है उस चैप्टर का। इससे पहले हम लोग जो चैप्टर 1 था उसको पढ़ लिए हैं, जिसमें हम लोग जाने हैं फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स, हीट, टेम्परेचर एंड रेडियोलॉजिकल यूनिट्स। इन सब चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं, जिसका पहला चैप्टर था। ऑलरेडी उसका वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में जो हम लोग कवर करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें जो टॉपिक होने वाला है आपका, वो टॉपिक होगा एटम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फ्लोरेसेंस, इनवर्स स्क्वायर लॉ और इलेक्ट्रॉनिक्स। और उसमें जो सब टॉपिक्स यानी जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो चीज़ें हैं एटम, मास डिफेक्ट, आइसोटोप, इलेक्ट्रॉन सेल्स, क्वांटम नंबर, बाइंडिंग एनर्जी, वेव कैरेक्टर्स, पार्टिकल कैरेक्टर्स, आयोनाइजेशन रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, कंडक्टर, इंसुलेटर। इन सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो जो पहला चैप्टर था वो ऑलरेडी अपलोडेड है, फिर से कह रहा हूँ, एक बार आप उसको जाकर के देख लीजिएगा। हम लोग बेसिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स जो है रेडियो टेक्नीशियन के लिए, एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर के लिए जो रेडिएशन का जो बुक आता है बेसिक रेडिएशन का, में आगे बढ़ते हैं। ये उस बुक का चैप्टर 2 है। और जो भी नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे नोट्स उसी बुक के हैं और उसी चैप्टर यानी चैप्टर 2 के ही हैं, और जिस बुक का नाम है रेडियोलॉजिकल, बेसिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, राइट। तो उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे इसमें, और देखेंगे एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला है आपका, वो है एटम। उसके बारे में जानेंगे, एटम के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। यही सब चीज़ उस चैप्टर में आपको जानना है, तो उसको हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। अगर मैटर की बात कर ले तो जितने भी मैटर्स है, और मैटर होता क्या है, जो स्पेस लेता हो और जिसके पास मास हो। ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्पेस लेता हो और जिसके पास मास हो, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। तो वो मैटर बना किससे से होता है? एलिमेंट से और कंपाउंड से। उसमें से जो एलिमेंट है वो सबसे छोटा यूनिट होता है, राइट। कंपाउंड आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर एलिमेंट्स। 2 और 2 अधिक एलिमेंट्स को मिला करके कंपाउंड्स बनाया जाता है। तो अगर सिंपली बात कर ले मेटर्स की, तो उसमें सबसे पहले आपका एटम आएगा, एटम के बाद एलिमेंट, और एलिमेंट और कंपाउंड, यानी ये एलिमेंट और कंपाउंड मिला करके मेटर को बनाएगा। ये दोनों मिलकर के मेटर बनाएगा, लेकिन इस दोनों को बनाने वाला क्या होगा? एटम होगा। और इस एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट, वो होगा आपका एटम, राइट। तो ये है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट एंड फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मैटर। हम लोग फंडामेंटल यूनिट किसको कहते हैं? कि जिस चीज को जोड़ जोड़ के एक बड़ा मटेरियल बनाया जाता है, तो जिस चीज से जुड़ा रहता है, जिसका जुड़ाव होता है, उसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, राइट। तो जो मैटर का फंडामेंटल यूनिट्स है, ये क्या है? एटम है। यानी सबसे छोटा जो मैटर में होगा, जिसको जोड़ जोड़ के मैटर बनाया गया होगा, वो आपका एटम होगा, ठीक है। एटम आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होगा, विथ बहुत छोटा होगा, विथ डायमीटर ऑफ 10 का पावर -10 मीटर। और जो एटम का डायमीटर होगा वो 10 का पावर -10 मीटर। तो ऊपर देखे हैं कि जो मैटर होता है, उस मैटर का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो एटम होता है। तो उसी तरीके से अब हम लोग एटम को भी देख लेते हैं कि किस तरीके का उसका कंपोजिशन होता है, उसमें कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, तो उस चीज को जानते हैं। एवरी एटम हैज सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस विद डायमीटर ऑफ 10 का पावर -15 मीटर। जो आपका मान लेते हैं ये एटम है, तो उसके अंदर एक सेंटर में न्यूक्लियस होगा जिसका डायमीटर 10 का पावर -15 मीटर होगा, और वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ये जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके पीछे भी रीजन होता है। उसके जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर, इसकी वजह से वो जो है चार्ज पॉजिटिव होता है। जो न्यूक्लियस होता है उसका चार्ज पॉजिटिव होता है। द न्यूक्लियस कंसिस्ट 2 पार्टिकल कलेक्टिवली नॉन एज न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। पहला प्रोटॉन्स और दूसरा न्यूट्रॉन्स। जो प्रोटॉन्स होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो आपका न्यूट्रॉन्स है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ओवरऑल जो आपका न्यूक्लियस है और उसके सेंटर में
जो ये दोनों होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स, उसमें सिर्फ चार्ज बच क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से जो आपका न्यूक्लियस होता है एटम का, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, राइट, जैसे यहाँ पे मेंशन है। इस नोट्स में सब कुछ है, और ये जो नोट्स है उस पेज जो आपका चैप्टर है बेसिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का, उसके पेज से ही नोट्स बनाया गया है, पॉइंट्स में है। उसको आप टैली करके देखेंगे, अगर आपके पास बुक है मैच करेंगे तो एक एक पॉइंट्स आपको उसी बुक से मिलेगा। तो आपको नोट्स यहाँ से मिल जाता है, यहाँ मैं बता भी देता हूँ चीजों को। उस बुक को एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देखने के बाद बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके लिए अगर आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं बेसिक रेडिएशन फिजिक्स को, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, या फिर ऐसे कोई लोग हैं जिनको आप जानते हैं कि वो बेसिक रेडिएशन का फिजिक्स या फिर बेसिक रेडिएशन फिजिक्स जानना चाह रहे हैं, तो उसको शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं आगे, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अब ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, एक एटम में जो हम लोग अब तक पढ़ रहे हैं उसमें पता है कि एक एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एरिया होता है जहां वो होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो ऑर्बिटल में घूमता रहता है, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरिंग डिस्टेंस सिमिलर टू द प्लैनेट। अब कह रहा है कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन वो घूमता रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे प्लैनेट घूमता है सन के चारों तरफ, राइट। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन मेकिंग द एटम। अब कह रहा है कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकता है कब, जब प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर दोनों सेम हो, तो एटम इलेक्ट्रली न्यूट्रल होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। यहीं पे किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम या ज्यादा हो जाता है तो तभी उस एटम पे चार्ज आ जाता है। अब कैसे होगा वो अभी मैं बताऊंगा आगे, उसको भी देखेंगे हम लोग। अब इतने देर से हम लोग बात कर रहे हैं एटम एटम, तो ये एक एटम है जिसका यहाँ पे इमेज आप देख रहे हैं। उस एटम का जो स्ट्रक्चर होता है किस तरीके से होता है, सबसे पहले ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं पार्ट, ये एक सेल है या ऑर्बिटल है, जिस पे ये नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, राइट। ये है इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं। तो जैसे ऊपर में मेंशन था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है, जैसे कि एक सन के चारों तरफ बाकी के प्लैनेट घूमता रहता है। तो ये है आपका एक एटम का स्ट्रक्चर, राइट। अब ये जो आप देख रहे हैं कि एक एटम के अंदर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ बंधे कैसे रहते हैं, एक फिक्स्ड ऑर्बिट पर कैसे घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन, ये घूमते घूमते कहीं चला क्यों नहीं जाता है, या तो ये ऑर्बिट से दूर या फिर इस न्यूक्लियस के अंदर। तो उसके अंदर फोर्स और एनर्जी होता है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से बंधे रहते हैं, इसी वजह से ये अपने अपने पाथ पे होते हैं। इसके अंदर एक फोर्स काम करता है जिसमें दोनों होते हैं, रिपल्सिव फोर्स भी होता है और एट्रैक्टिव फोर्स भी होता है। अब वो कैसे होता है, तो टू टाइप्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट विद इन द न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। इसमें रिपल्सिव फोर्स भी होगा जो बिटवीन टू सिमिलर चार्ज, मान लेते हैं ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन है, तो ये और ये आपस में एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। यहीं पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो अट्रैक्टिव होगा। अब इसके बीच में एक और भी फोर्स लगेगा, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा। तो मान लेते हैं कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो ज्यादा होगा और रिपल्सिव फोर्स कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपस में एक दूसरे के साथ वो बाइंड रहेंगे, राइट। तो इस तरीके से न्यूक्लियस का जो स्टेबिलिटी होता है वो मेंटेन रहता है। अब इसके कुछ एनर्जी लेवल भी है, जैसे ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, तो ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास का है, उससे थोड़ा दूर है। आगे अगर कोई और ऑर्बिटल होगा तो वो उससे भी ज्यादा दूर होगा। तो सबका अपना अपना एक एनर्जी का लेवल होता है, तो उसी के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसा कैसा एनर्जी का लेवल होगा। जैसे यहाँ पे फोर्स और एनर्जी ये हमारा टॉपिक है, राइट। तो ये कह रहे हैं द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ न्यूक्लियस इज ग्राउंड स्टेट। अगर किसी न्यूक्लियस का सबसे लोएस्ट एनर्जी होगा तो वो ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। न्यूक्लियर विद द एक्सेस एनर्जी आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। अब कुछ ऐसा एटम होगा जिसमें एक्सेस एनर्जी हो जाएगा, यानी कहीं और से एनर्जी उसके अंदर आएगा, उसके न्यूक्लियस में आएगा, तो वो एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, राइट। एंड द
एक्साइटेड स्टेट लास्टिंग लॉन्गर देन 10⁻⁻12 सेकेंड, यानी जो एक्साइटेड स्टेट होगा, यानी कोई एनर्जी आया और वो न्यूक्लियस के पास गया तो उसकी वजह से न्यूक्लियस क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एटम का स्टेट जो होगा वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब वो जो एक्साइटेड स्टेट रहेगा वो कब तक रहेगा, तो 10⁻⁻12 सेकेंड तक रहेगा। वो जो टाइम रहा जितने देर तक वो एक्साइटेड स्टेट में होगा वो कहलाएगा आपका मेटा स्टेबल या फिर आइसोमेरिक स्टेट, राइट। वो कहलाएगा आपका मेटा स्टेबल और ये आइसोमेरिक स्टेट। ये आपके इसमें एक बार और टर्म में यूज में आएगा, उसको आप देखिएगा वहां पे। अब ये नोट्स है, नोट्स क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ क्वार्क्स। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है जो क्या बनाता है, एटम का न्यूक्लियस बनाता है, वो क्वार्क्स से बन के मिल करके बना होता है, क्वार्क्स से। जैसे अप, डाउन, स्ट्रॉन्ग, चाम्प्ड, बॉटम, इस तरीके का क्वार्क्स का नाम होता है। एंड अदर एलिमेंट्री पार्टिकल मेंशन इंक्लूडेड प्रोटो फोटोन, बोसॉन्स, इस तरीके के और भी। यानी अब तक हम लोग क्या जानते आए हैं कि एक एटम जो बना होता है उस एटम के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। लेकिन जो अभी रिसेंट स्टडी हुआ है, अब उस पेज में सबसे नीचे में देखेंगे लिखा होगा कि अभी रिसेंट में जो स्टडी हुआ है उसमें पाया गया है कि एक एटम में ऐसे 100 और भी पार्टिकल होते हैं, लेकिन जिसको अभी तक प्रॉपर वे में लिखा नहीं जाता है। तो हम लोग यही जानते आए हैं। और वो जो पार्टिकल होता है वो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे मेंशन है, फोटॉन्स हो सकते हैं, बोसॉन्स हो सकते हैं, इस तरीके के सारे पार्टिकल उसमें होते हैं। ये आपके चैप्टर में सबसे नीचे में मेंशन है, उसको आप देखिएगा, राइट। अब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के ऊपर बात कर लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर किसी एटम का नंबर होता है जो फिक्स्ड होता है, जिससे हम पता करते हैं कि इस एटम को क्या कह सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हर एक चीज का नंबर दिया जाता है, हम लोग भी स्टूडेंट है, तो जब आप यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहां पे एक नाम से नहीं जाने जाते हैं, आपको नंबर दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, और उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप जाने जाते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के पेपर में या फिर एक जो आपका कॉलेज का एग्जाम होता है उस पेपर में अपना नाम लिखना छोड़ करके केवल और केवल रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख के आ जाते हैं गलती से, लिखना तो सब होता है लेकिन मान लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर आप लिख करके आए हैं, नाम लिखना भूल गए हैं, तो भी आपको पहचान लिया जाएगा कि ये फलाना इंसान है। तो इसी तरीके से एक एटम को भी नंबर दिया गया है, एटॉमिक नंबर जिसको कहते हैं। और वो किस तरीके से निकाला जाता है एक एटम के लिए, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन्स होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, राइट। और वो ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। मैंने क्या कहा कि न्यूट्रल एटम क्या होता है, जिसपे इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर दोनों ही सेम होगा तो वो न्यूट्रल होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम है तो दोनों में से किसी भी नंबर को लेकर के हम कह सकते हैं कि ये इसका एटॉमिक नंबर है, राइट, किसी भी एटम का। ऐसा ही होता है। और मास नंबर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा उसके टोटल को, यानी सम को क्या कहेंगे हम लोग, मास नंबर, जिसको डिनोट करते हैं ए से, और एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं जेड से। कहीं कहीं पे आप लिखा हुआ देखेंगे कि इस तरीके से जो है एक एलिमेंट का सिंबल होता है, एक एटम का सिंबल होता है, जहाँ पे एक्स वो एटम होगा और उसका एटॉमिक नंबर ए यहाँ पे लिखा रहेगा, जेड यहाँ। एक एलिमेंट है कार्बन जिसको हम लिखते हैं यहाँ पे सी करके, राइट। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा रहेगा 6 और ये 12, राइट। तो ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर और ये हो गया उसका मास नंबर। इस तरीके से वो मेंशन होगा रहेगा। अब यहाँ पे यह एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, डिफाइन एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। यानी कार्बन 12 एटम कोई होगा, उस कार्बन 12 एटम के मास का 1/12 पार्ट जो होगा उसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कंसिडर किए हुए हैं, और उसी को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। यानी 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम मास, उसके मास का इतना पार्ट जो होगा उसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कंसीडर करके चलते हैं, जिसका वैल्यू एक एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, राइट। थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें नोट्स ज्यादा बनेंगे, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि आप उसको समझ नहीं सकते, क्योंकि ये सब चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें रिवाइज करना है, जिसके लिए आपको ये नोट्स दिया जा रहा है। बेहतरीन नोट्स है और ये नोट्स उस चैप्टर के एक-एक पॉइंट्स को उठाया गया है। सब कुछ इसमें मिल जाएगा। एक बार आप चेकआउट करेंगे, देखेंगे, मैच करने की कोशिश करेंगे, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो छूटा हुआ है। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप इसको नोट डाउन ना भी करें तो चलेगा, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप जाकर के टेलीग्राम जॉइन कर लीजिएगा, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बाद बाकी आप एक बार यहाँ देख लीजिए और दूसरी बार आप अपना खुद से बुक पढ़ लीजिए सेल्फ स्टडी के टाइम पे। सारा का सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट?